अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तहरीरी ऑर्डर सामने आया है। अब आपको याद होगा ये मामला कुछ अर्से पहले का है, जहां पर पीडीएम हुकूमत ने उस ज़माने में बहुत सारी ऑडियो लीक्स हुई थी, जिनमें से चंद की तहकीकात के लिए एक कमीशन नोटिफाई किया था। उस कमीशन को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इस चैलेंज करने की समाअत हुई। 5 रुकनी बेंच इसमें तश्कील दिया गया, विच वॉज हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस नकवी और दीगर 2 जजेस भी इसमें शामिल थे। अब इसकी समाअत के दौरान हुकूमत की तरफ से ये एतराज़ उठाया गया कि इसमें शामिल 3 जजेस का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मफाद का टकराव है, जिसकी वजह से वो अपने आप को रिक्यूज़ कर लें इस समाअत से, यानी अपने आप को बेदखल कर दें या साइड पे हो जाएं इस समाअत से। और ख़ासकर आगे जाकर जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त दलाइल दिए, तो जो मफाद के टकराव का नुक्ता है उसका महवर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इस बेंच में शमूलियत बन गई और उसके ऊपर बड़ा इन्हिसार था। तो ये जो मफादात के टकराव का पॉइंट उठाया पीडीएम हुकूमत ने और इसके ऊपर एतराज़ात उठाए, इसका तफसीली फ़ैसला आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग रिमार्क्स आए हैं। ना सिर्फ उस मफादात के टकराव को बड़ी तफसील से बयान किया गया है, बल्कि एक होलिस्टिक अप्रोच हुकूमत के कॉन्डक्ट के मामले के ऊपर भी इसमें डिफ़ाइन की गई है। तो ज़रा आपको चीदा चीदा नुकात बताते हैं। पीडीएम हुकूमत ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन केस सुनने वाले जजेस पर जो एतराज़ था वो उठाया था, और जजेस पर एतराज़ को अदलिया पर हमला करार दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। ये कहा गया है कि दरख्वास्त का मकसद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बेंच से अलग करना था। दरख्वास्त बेंच रुकन को हरासा करने के लिए दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह बुनियाद बनाते हुए दरख्वास्त को खारिज कर दिया। अब तफसीली फैसले में करार दिया गया है कि वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ चालों और हरबों से अदालती फैसलों में ताख़ीर की। वफाकी और सूबाई वुज़रा ने मुख्तलिफ मुकदमात सुनने वाले जजेस के खिलाफ बयानबाजी की, इश्तियाल अंगेज़ बयानात दिए। वफाकी हुकूमत बहतान तराशियों पर खामोश तमाशाई बनी रही। फिर यह भी कहा कि 4 अप्रैल का फैसला चैलेंज करने के बजाय इलेक्शन कमीशन की जो नज़र-ए-सानी अपील थी, पीडीएम हुकूमत उसके पीछे छुपी। सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई तहम्मुल का और सब्र का और बर्दाश्त का मुजाहिरा किया इस सारे रवैये के ऊपर। यह भी कहा कि मुतफर्रिक दरख्वास्त जो दायर की गई है पीडीएम हुकूमत की जानिब से, वो अदलिया पर हमला है, इसलिए मुस्तरद की जा रही है। न सिर्फ ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, बल्कि जैसा आपको बता रही थी कि वफाकी हुकूमत यानी उस वक्त की पीडीएम हुकूमत, उसके कॉन्डक्ट के ऊपर एक तफसीली नोट लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि 15 मई को वफाकी हुकूमत की मदद से पावर शो अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था। अब ये वो पावर शो है जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो मुख्तलिफ पीडीएम की जमातें थी, उनके सरबराहान उसमें शरीक हुए। फिर आगे जाके फैसले में कहा गया है कि पंजाब असम्बली में 14 मई को इंतखाबात के अदालती फैसले पर रुकावट के लिए जारहाना मुजाहिरा किया गया। हुकूमती मशीनरी ने मुजाहिरीन के हुजूम को दाखिले और जलसे के लिए सहूलत फराहम की। मुजाहिरे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को संगीन नौयत की धमकियां दी गई। मुजाहिरे का मकसद अदालत और जजेस पर दबाव डालना था, और इसका मकसद ये था सारी की सारी एक्सरसाइज का कि या तो वो कोई फैसला ना दे या फिर हक में फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के अदालती फैसलों पर अमल दरामद में अदम ताउन पर बड़ा तहम्मुल किया है। अदालती फैसले ना मानने पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई भी नहीं की गई। अब सारे के सारे मामले के ऊपर हमने बात करनी है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत से रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहे हैं। ख़ासकर जो नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइज़र और नायब सदर हैं मरियम नवाज़ साहिबा, वो ये कहती हैं तनकीद करते हुए कि उमर अता बंदियाल साहब और हम ख्यालों ने सास की खातिर अदलिया की साख कुर्बान कर दी, सद अफसोस। बुनियादी सवाल हमारा कुछ यूँ कि क्या मरियम नवाज़ जो तनकीद कर रही हैं वो दुरुस्त है, लेकिन हम पूरे के पूरे फैसले को क्रिटिकली एनालाइज भी करेंगे, और हम इसके जो सियासी पहलू हैं, क्योंकि सियासी अरीना में इसके ऊपर एक बयानिया बनाया जा रहा है, उसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं खुसूसी तौर पर पाकिस्तान बार के चेयरमैन हसन रज़ा पाशा साहब, बहुत शुक्रिया सर। हमें ज्वाइन करें स्काइप के थ्रू हफीजुल्लाह नियाजी साहब, महमद सरफराज साहिबा, और स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद है मज़हर अब्बास साहब, लाहौर स्टूडियो से हैं इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ। पाशा साहब, सबसे पहले आप बताइएगा, कानूनी नुक्ता एड्रेस कर लेते हैं। मफाद के टकराव का ये मसला था और चीफ जस्टिस साहब की इसमें मौजूदगी के ऊपर, बेंच में मौजूदगी के ऊपर सबसे बड़ा एतराज़ उठाया गया था। आज अदलिया कह रही है कि ये जो एतराज़ उठाया गया है ये मफाद का टकराव नहीं है, बल्कि ये तो अदलिया की आज़ादी पर, अदलिया पर हमला है। क्या आप समझते हैं दुरुस्त है?
अगर तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान की ज़ात का ताल्लुक़ ना होता तो फिर तो एक बात मानी जा सकती थी इस हवाले से कि साबका हुकूमत ने गलत एतराज़ किया है और अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश की है। एक ऑडियो लीक आई, उसमें उनकी मोहतरमा साहिद साहबा का एलिजिडली ये कहा गया कि उनकी आवाज़ थी और वो किसी से बात कर रही थी। तो यही प्रेस में भी यही आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी यही बात आई कि उनकी खुश दामन है। तो एक अगर शक है तो फिर उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत ने एक कमीशन मुकर्रर कर दिया जिसकी सरबराही डेजिग्नेटिंग चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइसा साहब ने की और उन्होंने कोई काम शुरू भी कर दिया, 2 हेयरिंग भी हुई उसकी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर मफादात का टकराव की तारीफ़ को उस तनाजुर में देखा जाए तो फिर जब किसी मुअज़्ज़ज़ जज साहब की ज़ात का नाम आता है और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं तो फिर ये दबाव में लाने वाली बात नहीं है, बल्कि मुतअस्सिरा फ़रीक़ की बात को सुनना चाहिए और उस पर अज़ खुद मुअज़्ज़ज़ जज साहब को या तो रिक्यूज़ कर देना चाहिए या फिर कोई और बेंच तश्कील देना चाहिए, क्योंकि ये प्रीरोगेटिव मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब का था कि वो बेंच की तश्कील कर सकते थे। और बाकायदा तौर पे उनका नाम लेके जब ये किया गया तो उनको इस दरख्वास्त का भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए था, बल्कि बेहतर होता कि अगर वो अज़ खुद रिक्यूज़ कर देते और इससे ये होता कि एक एलिमेंट जो रहता था कि ये गैर जानबदार और गैर जानबदार अदलिया है और गैर जानबदारी की तवक्को की जा सकती थी, वो होता तो वो मुनासिब था। अच्छा पाशा साहब, बड़ी वजाहत से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामले को अदलिया ने यहाँ पर एड्रेस किया है 5 रुकनी बेंच ने, और उन्होंने मफादात का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और बायस यानी तासुब के दरमियान में फ़र्क सबसे पहले डिफ़ाइन किया है। और फिर उन्होंने कहा है कि डायरेक्टली इस केस में ख़ास तौर पे डायरेक्टली कहीं से भी मैं या मेरे से मफादात का टकराव बनता ही नहीं इसका, और ये जो केस है ये डायरेक्टली उसको नहीं कर सकता था इम्प्लिकेट, या उसमें मेरा कोई मफाद नहीं था, तो मैं अपनी ड्यूटी से कैसे करूं। फिर अदालती नज़ायर का भी उन्होंने हवाला दिया है। क्या आप समझते हैं जो वो स्टांस बनाना चाह रहे हैं और एक होलिस्टिक अप्रोच बताना चाह रहे हैं उसको उस पैराए में नहीं देखना चाहिए? मैडम शेख, बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि कोई इसमें शक नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब की ज़ातियात की बात नहीं है इसमें, ना उन्होंने ख़ुद कहीं की ऐसी स्टेटमेंट दी। ये था कि उनकी खुशदामन थी, रिश्ता था, गो के उसके वो पाबंद नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन ले सकते हैं। माजी करीब में आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के बेटे का केस आया तो उस बेंच में चीफ जस्टिस साहब खुद बराजमान हुए, तो फिर ऑब्जेक्शन आ गया और उन्होंने कुरान पे हाथ रख के कहा कि मैं बिल्कुल किसी उसमें नहीं आऊँगा अपने बेटे के हवाले से, लेकिन अल्टीमेटली उनको बेंच से रिक्यूज़ करना पड़ा। तो यही बात आल दो कि वो उसके किसी भी किरदार के ज़िम्मेदार नहीं है, वो इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में, वो जवान है, बालग है, वो कोई बात कोई हरकत करता है तो उसका खमियाजा चीफ जस्टिस साहब को नहीं भुगतना पड़ता, लेकिन उसके बावजूद बेटर सेंस जो प्रिवेल की, उन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया और जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने फिर उस बेंच की सरबराही की थी और वो हेयरिंग की थी। कतई नज़र इसके कि उसका फैसला क्या हुआ, लेकिन ये एक ताज़ा तरीन नज़ीर आपको पाकिस्तानी अदलिया की ये मिलती है कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने अपने बेटे के केस में रिक्यूज़ कर लिया था। ठीक है, इस नज़ीर का जो आज फैसला है क्या असरात होंगे, ज़रा आपके पास वापस आती हूँ, बट इसका भट्टी साहब जो सियासी एंगल है उसके ऊपर अब बात करते हैं, क्योंकि मरीम नवाज़ ने इसके ऊपर तनकीद की है। वो कह रही हैं कि उमर अता बंदियाल साहब और हम ख्यालों ने सास की खातिर अदलिया की साख को कुर्बान कर दिया। पहली बात तो ये है मैडम शेख के पाशा साहब से दरख्वास्त है कि आइंदा वो आपको मैडम शेख ना कहें प्लीज़, ये मैं ही कह सकता हूँ। ये कॉपीराइट्स रिजर्व्ड है। हकूक़ इसके कॉपीराइट्स मेरे पास ही हैं, तो मेहरबानी करें।
और दूसरी बात ये है मैडम शेख के पाकिस्तान आर्मी को सलाम, आर्मी चीफ को सलाम कि जिस तरह क्रैकडाउन जारी है और जिस तरह सोना सस्ता हुआ है, डॉलर सस्ता हुआ है, पाउंड सस्ता हुआ है, चीनी सस्ती हुई है, प्लीज़ अल्लाह के नाम पे इस क्रैकडाउन को बिला इम्तियाज़, बिला तफरीक आगे बढ़ाइएगा। और अभी जब ये आप इन खुरों को देखते देखते, रस्तों को देखते देखते घरों पर पहुंचेंगे तो हो सकता है जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाए, हो सकता है कोई तहरीक चल जाए। तो प्लीज़ इसको तहरीक या जमहूरियत को ज़हन में ना लाइएगा, आवाम का सोचिएगा और इसको कंटिन्यू। अच्छा चले, इसके ऊपर तो मैं आपसे बात करती हूँ, आप मुद्दे पे आ जाए। अब आ जाइए इस बात पे मैडम शेख। मैं उस दिन भी, जिस दिन ये था उस दिन भी मैंने कहा कि ये जो ऑडियोज बेंच है इसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को नहीं होना चाहिए था। ऑडियोज़ की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, रिकॉर्ड कैसे हुई, लीक कैसे हुई और क्या वही हैं इनमें जिनके बारे में बताया जा रहा है। और लेकिन मैडम शेख जो इस पिछले 14 महीनों में जो अदलिया की साख है, जो चीफ जस्टिस और उनके बेंच, जो 3 स्पेशल जज हैं जो जिनके ख़िलाफ़ मुहिम चली है, ये जो 32 सफ़ाती फ़ैसला है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तहरीर करदा फ़ैसला, ये फ़ैसला नोह है ताकतवरों के मुल्क का, माफियाज़ के मुल्क का, लाडलों के मुल्क का और पैसे वालों के मुल्क का। मैडम शेख, बेंच अरकान को क्या हमने नहीं देखा कि हरासा किया गया? क्या हमने नहीं देखा कि अदालत की बेतौकीरी की गई, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की? क्या हमने नहीं देखा कि तज़ीकी और किरदार कुशी मुहिम चली? क्या हमने नहीं देखा कि हुकूमत वक्त ने आइन दफन किया? क्या हमने नहीं देखा कि हुकूमत वक्त ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया? क्या हमने नहीं देखा वुज़रा की चालें, पार्लियामेंट के हथकंडे? क्या हमने नहीं देखा ज़ाती मफादों और ज़ाती अनादों पर मबनी कानून साजी? क्या हमने नहीं देखा हुकूमती तासुब, मफादात का हुकूमती टकराव कानून साजियों में और इश्तियाल अंगेज़ बयानात? हमने नहीं देखा मैडम शेख एक सीधे साधे मसले को, जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ टूटी तो इलेक्शन कमीशन, गवर्नर्स और हुकूमत ने इलेक्शन से फरार हुए और इस मुल्क को आइनी, सियासी, अदालती बहरान में धकेल दिया। मैडम शेख, चीफ जस्टिस के खिलाफ तज़ीकी मुहिम चली, हमने देखा। सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस की तस्वीरें सियासी जलसों में मरीम नवाज साहबा ने दिखा कर उन्हें साजिशी का हमने देखा। वज़ीर दाखिला ने बिना फरांजिक, बिना तस्दीक किए ऑडियो चलाकर जजेस पर चढ़ाई की, हमने देखा। सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया गया, हमने देखा। आइन तोड़ा गया, हमने देखा। अदलिया फैसलों को ना माना गया, हमने देखा। मैडम शेख, आखिरी बात, वजह क्या थी? ये जहां ये ऑडियोज तक मामला पहुंचा और ये सास और साख तक मामला पहुंचा, वजह क्या थी? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप फैसले के एक पार्ट से अग्री करते हैं, इत्तफाक करते हैं जो हुकूमत के रवैये से मुताल्लिक है, लेकिन आपका ये जो आपका एक सिर्फ मैं आप क्लियर कर दूं कि वजह ये थी कि इलेक्शन नहीं करवाने पंजाब और केपी में। इलेक्शन हुए तो हम हार जाएंगे। और मैडम शेख, ये हिस्सा बिल्कुल ठीक है कि उस जज साहब पर जिसका कोई इनडायरेक्ट या डायरेक्ट मामले से ताल्लुक हो या जिस पर इतराज़ हो, उनको बेंच में नहीं बैठना चाहिए। लेकिन जहां तक ये आपने पॉलिटिकल एंगल कहा, साख का है, तो इस साख को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, इस पीडीएम हुकूमत ने, मुश्तरका मफादात कौंसिल हुकूमत ने आज जो तड़प रही है 90 दिन के इंतखाबात के लिए, आप सोचिए रेड जोन में जलसा हो, दफा 144 इस वाले पार्ट से आप अग्री करते हैं। भट्टी साहब, वापस आती हूँ मैं आपके पास, मजीद भी इसमें नुकात डिस्कस करने महमल की तरफ लेके जाती हूँ। महमल, ये बताइएगा, बिल्कुल सही, भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया, प्लीज भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया, थैंक यू। महमल, आप भट्टी साहब जो मौक़िफ़ अपना रहे हैं या जो राय दे रहे हैं अपनी, उससे इत्तफाक करती हैं? क्योंकि ये एक जगह सवाल है कि वो जो कमीशन, हालांकि यहाँ तक आई नहीं बात, वो जो कमीशन था उसके अंदर भी चंद ऑडियोज़ से मुतल्लिक बात हुई, चंद ऑडियोज़ को से मुतल्लिक तहकीकात का कहा गया, पूरी तरह कहा भी नहीं गया। तो सियासी अगर हम एंगल देख रहे हैं तो हुकूमत की तरफ से भी वहाँ पर कहीं ना कहीं सियासी चाल चली जा रही थी।
अलीना, इसको आप सियासी चाल किस तरीके से कह सकते हैं? देखें, इसी प्रोग्राम के ऊपर डिस्कस हुआ है कि किस तरीके से एक ही किस्म के बेंचेस जो हैं वो बनते रहे और किस तरह से जो सियासी केसेस होते थे उनमें कौन कौन फेलो जजेस, कौन कौन से लाइक माइंडेड जजेस जो हैं वो बैठते रहे। रीमा ने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में पहले भी इसके ऊपर बात की हुई है। अच्छा, अब जो ये वाली पूरी चीज़ है, आप देखिए कि वैसे तो जो हसन साहब ने भी बात की, और एक जो जजेस का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके मुताबिक कोई भी जज जो है उनको डिक्लाइन करना चाहिए कि कोई भी केस जो कि उनके अपने इंटरेस्ट से या उन लोगों से रिलेटेड हो जो उनके या रिश्तेदार हों या कोई दोस्त हो, करीबी दोस्त हो, तो ये तो वैसे ही एक चीज़ जो है उनके अपने कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन भी है। और मैं यहाँ पर ये कहती चलूँ कि मैं जब लीगल फ्रेटर्निटी में लोगों से बात भी की तो एक बात ये भी सामने है कि ये भी हो सकता है कि कल को इसके ऊपर रेफरेंस भी दायर की जा सकती है कि इन्होंने मिसकंडक्ट किया है अपने कोड ऑफ कंडक्ट का, तो ये भी एक चीज हो सकती है। अच्छा, फिर अलीना बात ये है, हमने देखा है कि 1973 से जब से हमारा ये आइन बना है तब से लेकर अगर आप अब तक देख लें तो ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तब इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बेसिकली बहुत जो है इनके अंदर जब ये जजेस के ऊपर आ जाए, कब इनको रेगुलेट करने की अगर बात करें या इनको कोई अपने, जैसे आप देखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाले कानून के ऊपर बात कर ले, कोई और चीज ऐसी हो जाए, बेसिकली वो चाहते हैं कि उनको इंडिपेंडेंस हो आइन से और पार्लियामेंट से, ये जो चीजें। अच्छा, फिर इसके अंदर थोड़ी सी हमें आप देख लें कि एक तरह से वो भी नजर आती है कि कॉन्ट्रडिक्शन भी नजर आती है, यानी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर जिस तरीके से जो एक हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट ने मिलकर जिस तरीके से सारा कुछ किया था और उसके अंदर तो बहुत सारे प्रोसीजर्स भी नहीं फॉलो किए गए थे, तो उस वक्त तो कहा गया था कि जी एक जज के ऊपर सवाल उठाना तो पूरी जुडिशरी के ऊपर सवाल उठाना है। इधर क्या हुआ कि जब आप जजेस की बात करते थे कि इनको रिक्यूज करने दें, इनके ऊपर ये कॉन्ट्रोवर्सी है, किसी के ऊपर करप्शन के इल्जामात है, किसी के ऊपर और इल्जामात है, तो तब आप उनको खुद क्लीन चिट देकर आप खुद भी बैठ जाते हैं, उनको भी बिठा लेते हैं। तो ये चीजें जो है, जब यहाँ पर ये अपने पेटी भाइयों का तो आपने इंतसाब कोई किया नहीं, आपने एक चीज जो यानी कि काजी फाइज ईसा के टाइम अब सबको पता चल गया, अब तो खैर वो खान साहब भी नहीं इस चीज को मानते थे कि उनका अपनी कोई डिसीजन थी कि वो ये रेफरेंस इस तरीके से दायर करते, तो वो किसकी ईमा पे हुई, वो किसके कहने पे हुई। तो उस वक्त जब आपके ऊपर एक दबाव था एस्टैब्लिशमेंट का, और खुद भी कुछ जो है वो इस किस्म की भी कहानियां सामने आई कि खुद भी कुछ जजेस उसके अंदर इन्वॉल्व थे, वो आगे आगे पेश थे, तो आप मुझे बताएं तब अदलिया के ऊपर, आजादी के ऊपर कोई हमला नहीं हो रहा था। अच्छा, साथ वाले मुल्क में अगर आप इंडिया के अंदर भी देख लें तो उनके आर्टिकल 124(4) के अंदर भी जजेस को रिमूव करने का एक जो पूरा प्रोसीजर है उसमें पार्लियामेंट को भी आईनी इख्तियार हैं, वो उधर एक प्रॉपर उसका प्रोसीजर है। बात ये है कि यहाँ पर तो 18वीं तरमीम में आप लोगों ने अगर कुछ करने की कोशिश की तो उस वक्त जो है जब से वो इफ्तिखार चौधरी साहब उनको मसला पड़ गया कि हमारे ऊपर हमारे इंडिपेंडेंस पे। एक चीज मुझे बताएं, क्योंकि लास्ट बात मैं ये कहना चाह रही हूँ, और इस बार जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कि हालांकि सारे बार्स कहते हैं, सारी लीगल फ्रेटर्निटी कहती है कि एक्चुअली बहुत ज्यादा जुडिशरी की पावर्स हैं, बहुत ज्यादा आर्बिट्री पावर्स है, खासतौर पर चीफ जस्टिस की, इसको रिफॉर्म होने की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, इन सारी पावर्स के ऊपर इनको कर्टेल करने की और रिफॉर्म करने की जरूरत है। जब कोई पार्लियामेंट ये रिफॉर्म करने की कोशिश करे तो आपके जी अदलिया के ऊपर है। अगर पीडीएम की गवर्नमेंट उन जजेस के ऊपर एतराज उठा रही थी तो देखिए उसकी वजह है, उसकी वजह यही है कि वो उनके कोड ऑफ कंडक्ट के भी अगेंस्ट जाती थी बात, फिर भी आप उसको कह रहे हैं कि ये आप पे, यानी कि बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं मेरे पे या जो मेरे फेलो जजेस, जो मेरे लाइक माइंडेड जजेस जिनको कहा जाता है, उनके ऊपर अगर कोई बात होगी तो वो हमले अदलिया के ऊपर, और जो मुझे अगर नहीं पसंद या जिनसे मेरी नहीं बनती या जो यानी कि मेरी उस उनके ऊपर करोगे तो चीजों में। अच्छा, इंटरेस्टिंग। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेने दें, उसके बाद यही सवाल रखेंगे मजहर अब्बास साहब और न्याई साहब के सामने आफ्टर ब्रेक। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी का जो बेंच बना उसके ऊपर जजेस पर एतराज़ किया गया, इससे मुतालिक आज तहरीरी फैसला जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। इसके ऊपर इनिशियल थॉट्स और सियासी एंगल जो इसका ख़ास तौर पे है, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा ने बड़ी तनकीद की है, अपने तजियाकारों से जान रहे हैं। मज़हर अब्बास साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग अभी पॉइंट उठाया महमल ने, आपकी इसके ऊपर क्या राय है जब वो ये कहती हैं कि अगर कुछ मखसूस जजेस के ऊपर तनकीद होती है तो उसको अदलिया के ऊपर हमला समझा जाता है, लेकिन अगर बाकी सब के ऊपर तनकीद हो रही है तो उसके ऊपर खामोशी क्यों? क्या आप इत्तेफाक करते हैं इससे? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि इसका सेंटर पॉइंट क्या है, और वो सेंटर पॉइंट मुझे इस फैसले में नज़र नहीं आता। वो सेंटर पॉइंट ये है कि एक ऑडियो लीक हुई है,
और वो ऑडियो कोई मामूली लीक नहीं है। इसकी तहकीक हुई कि ये ऑडियो किसने लीक की, कौन कैरेक्टर्स थे? यानी आप इतनी, और ज़ाहिर है हमारे चीफ जस्टिस हैं, अगर उनकी किसी भी फैमिली मेम्बर की, या आबिद ज़ुबैरी साहब हैं वेरी ऑनरेबल लॉयर, उनकी कोई ऑडियो, तो सबसे पहली उनकी तरफ से डिमांड आनी चाहिए थी। आई एम सरप्राइज, आबिद ज़ुबैरी साहब की डिमांड आनी चाहिए थी कि इसकी तहकीक की जाए। सर, ये तहकीक के लिए तो कमिशन बनाया था ना, उसी के ऊपर एतराज। यही तो मैं आप बात से कह रहा हूं, तो यही तो इस फैसले में सुकम है कि उस ऑडियो का क्या बना। आप मुझे बताएं, वो ऑडियो सही थी, गलत थी? आज हम सब लोग बैठे हैं ना, क्या किसी को पता है वो ऑडियो सही थी या गलत थी? अगर सही थी तो क्या हुआ, और गलत थी तो उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? अच्छा, तो इसमें छोटा सा ग्लिच ये है कि जब वो कमीशन बनाया गया तो उसमें जो मेंबरान शरीक थे उसके ऊपर एतराज़ हुआ चेयरमैन तहरीक इंसाफ और दीगर को, जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की। अब पॉइंट नंबर 24 अगर आप इस फैसले का रेफर करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पूरे सिनेरियो का हवाला देते हुए ये कहती है कि बड़ा ताज्जुब की बात है कि वो फैसला जो सूबाई हुकूमतों से मुतल्लिक हम कर रहे थे, वो उसकी समाअत चल रही होती है या वो आने का वक्त होता है तो ऑडियो लीक्स आना शुरू हो जाती हैं और उससे मुतल्लिक के सारा का सारा मामला। इससे ज़्यादा अलीना, इससे ज़्यादा सीरियस बात क्या हो सकती है? क्या उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को ये स्ट्राइक डाउन नहीं करना चाहिए था? ये तहकीक करके एक्सपोज करते हैं ना उन लोगों को जो ये ऑडियो लीक्स करते हैं, जो ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, उनको एक्सपोज करना सुप्रीम कोर्ट का काम था ना। उनको बजाय इसके कि आप उसको साइड ट्रैक कर दें, आप इस चीज को, जजेस पर एतराज, सुप्रीम कोर्ट पर हमला कैसे हो गया? ये हमने सिर्फ जजेस ही नहीं, वकीलों को देखा है कि अगर वो किसी एक केस में लड़ रहे होते हैं और उसकी कोई कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टी अगले बार उनको हायर कर लेती है तो वो एक्सक्यूज कर लेते हैं कि मैं उनका वकील रहा हूं। और ये बारहा सुप्रीम कोर्ट में जो है हमने देखा है, नॉट बिफोर मी का जुमला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बारहा हमने जजेस के, उसके बहुत से रीजंस होते हैं। उसके सिर्फ यही रीजन नहीं होते कि आपका कोई वकील होता है तो जज ये कह देता है कि मैं चूंकि किसी केस में इनका वकील रहा हूं, या वो कहते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। उसमें हम मतलब हैरानगी है कि यहां तो एक से जायद जजेस का नाम आया है और उसके बावजूद वही बेंच फैसला कर रही है। तो वो फैसला कैसे दुरुस्त हो सकता है? उस फैसले पर क्यों ना तनकीद हो कि जिसमें आप बैठे खुद ही अपना फैसला कर रहे हैं, आप अपने मुताल्लिक खुद ही फैसला कर रहे हैं। इससे बड़ा जो है वो एक बायस्ड ओपिनियन और क्या हो सकता है? मैं कभी भी अपने ही खिलाफ कंप्लेंट का जज नहीं हो सकता। मैं कभी भी ये नहीं कह सकता कि जी मेरा वो है, मैं फैसला करूंगा कि ये बात दुरुस्त है कि गलत है। और जिस तरह अभी पाशा साहब ने अरसलान इफ्तिखार वाली बात की, उसमें यही बात आई थी सामने कि जी आपका कोई वो हो ना हो, लेकिन चूंकि आपका कहीं ना कहीं खून का रिश्ता बनता है किसी से, तो फिर आप उस बेंच में नहीं बैठ सकते। अब अगर आपके हवाले से डायरेक्टली, आप नहीं, कहीं भी किसी हवाले से आपका नाम आ रहा है किसी ऑडियो में, किसी हवाले से भी, मैं मरियम नवाज साहबा की तनकीद को नहीं वो कर रहा, लेकिन किसी हवाले से भी, तो पहला काम बहुत, और इससे जजेस की कदर व कीमत में इजाफा होता है कि जब आप ये कहते हैं कि नहीं, चूंकि मेरा नाम आ गया है, आई विल नॉट सिट इन दिस बेंच। और जुबैरी साहब को भी ये कहना चाहिए था, नहीं मेरा नाम वो आया है तो मैं चाहूंगा कि इसकी तहकीक की जाए और मालूम किया जाए कि किसने रिकॉर्ड की है, मालूम किया जाए, उन लोगों को एक्सपोज किया जाए। आप जब तहकीक का कहते हैं तो आपकी क्या मुराद है? क्या स्टे ऑर्डर ना लिया जाता है जो कमीशन बनाया था उसके ऊपर, या फिर वो मोटो ले लेते? आप कमीशन में और इजाफा करवा देते ना, तो उसमें जजेस का इजाफा करवा देते, 3-4 जजेस का, लेकिन कमीशन के खिलाफ स्टे वो करना, और वो तो मेरा ख्याल इसका मतलब है आप ऑडियो की तहकीकात करवाना ही नहीं चाह रहे थे। ये सबसे बड़ी बात आई है ना इसमें सामने। ये बहुत बड़ी बात है। न्यायी साहब, आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? अच्छा न्यायी साहब, कुछ तकनीकी वजूहात की वजह से हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, ये ज़रा टेक्निकल डिफिकल्टी सॉल्व करते फिर आपके पास आते, आपसे हम दोबारा रब्ता करते। मैम, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी?
जी रीना, उसमें सिर्फ दो छोटी सी बातें कि एक तो यहाँ पर बात हुई है कि क्या वजह है कि कमीशन, क्या वो चाहते ही नहीं थे कि कमीशन जो है वो असल में तहकीकात करे इन ऑडियो लीक्स के ऊपर, और ये जो चीज़ सामने आ जाए, क्लैरिटी हो कि वाकई क्या ये कि जिनके बारे में है मुबैना ऑडियो लीक्स क्या उन्हीं की थी। अच्छा, दूसरी चीज़ अलीना, देखिए ये जो बात है कि बेंच के ऊपर एतराज़ात के ऊपर उन्होंने आज इस तरह की बात कर दी, लेकिन वैसे आप देखिए कि तोशा खाना केस के अंदर जब PTI की तरफ से जज साहब पे एतराज़ हुआ और उसके अलावा भी उन्होंने एक बार इस तरह की बात की, तो उस पे तो कहा गया कि उनको मुतमईन करना चाहिए। यानी कि ये भी तो एक देखिए ना कि थोड़ा सा इसके अंदर एक इस तरह की चीज नजर आती है कि मुतसादिम बात नजर आती है कि वो एक तरफ जो है वो अपने ऊपर अगर एतराजात हो तो उसको कह रहे हैं कि PDM की जो है उन्होंने हम पे हमला कर दिया, और अगर दूसरी जाने से किया जाए तो फिर इसी वजह से लीना इनके ऊपर एतराजात भी होते हैं। जो ये बात बेंच फिक्सिंग की और बाकी सारी चीज होती है, ये भी इसी वजह से होती है। अच्छा, कुछ कानूनी नुक्ते भी हैं आशा साहब यहाँ पर, जो हम जैसे बात कर रहे थे और सबने एक चीज़ के ऊपर पॉइंट आउट किया है कि इस फैसले के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो सर, क्या ये फैसला गले पड़ जाएगा, मिसकॉन्डक्ट की कार्रवाई हो सकती है, आप कैसे देख रहे हैं इसका फ्यूचर, और खासकर अदालती नज़ीर के हवाले से, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा एक बुनियादी सा मामला है। कहीं भी अगर अब उठाया जाएगा तो क्या इसको एज अ प्रेसिडेंट्स कोर्ट किया जाएगा और वहाँ पर ये रुकावट बन गई इस सिलसिले में? मोहतरमा अलीना शेख साहिबा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और ये सबसे अहम मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन है। देखिए, 5 रुकनी बेंच है, शायद इन्होंने ये फ़ैसला किया है, और एक फ़रीक ने एतराज़ किया बेंच की फॉर्मेशन पे, उसकी क्रेडिबिलिटी पे, और ये कहा कि चूँकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो इसमें फ़लाँ जजेस जो हैं वो रिक्यूज़ कर लें, और उसका जून को महफूज किया फ़ैसला, आज उन्होंने अनाउंस किया। और जो एक वर्ड, एक सेंटेंस लिखा गया है वो इतना ख़तरनाक है कि आइंदा आने वाले महीनों या सालों में उसको आप एज प्रेसिडेंट जब यूज़ करेंगे तो ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा कि कल कोई शख्स भी किसी बेंच पे भी ऑब्जेक्शन करेगा तो उसके अगेंस्ट ये जो जजमेंट है ये आड़े आएगी कि जनाब इस केस में ये कहा है कि अगर आप जज साहब पे एतराज़ करते हैं तो ये तस्वर किया जाएगा कि आपने अदलिया पर हमला किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला अगर रहता है इस एज इट इज़, तो फिर हम इसको प्रेसिडेंट आइदर वे यूज़ किया जाएगा। तो वो फरीक जो किसी भी मुकदमे में कोई जेन्युइन कंप्लेंट भी करेंगे तो उनके लिए ये आड़े आएगा और ये बहुत बड़ा एक खला पैदा हो जाएगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक एतराज़ात का तल्लक है, लोग एतराज़ात करते रहते हैं और जजेस बड़ी खुश असलूबी से उसमें से निकलते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा, ख़ास तौर पे हायर जुडिशरी में, कि जजेस ने ऐसे एतराज़ आने पे, और वो अगर एप्लीकेशन टर्न डाउन भी कर दी है कि तो उसके बावजूद वो खुद जिस जज साहब पे एतराज़ होता है वो टर्न डाउन करने के बाद भी रिक्यूज़ कर जाते हैं। ये भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं इसी अदलिया में। तो आज वो सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं जो कि ऐसे खुले थे उस फरीक के लिए कि जिसको ये शक हो कि उसके जो बेंच सुन रहा है उसमें शायद कोई ऐसा जज बैठा है जो कि उसके लिए तसब से बाला तर हो के फैसला ना कर पाए। तो मैं समझता हूँ कि ये आइंदा आने वाले जो जुडिशरी है, जो काजी फ़ाइज़ साहब की क़यादत में आएगी, वो यकीनन इस पे फिर मिल बैठेंगे और इस पे कोई फ़ैसला आएगा। रिव्यू की ऑप्शन खुली है, रिव्यू फाइल होगा, फिर डेजिग्नेट चीफ जस्टिस साहब चूँकि 184(3) के मामलात को मैनेज करेंगे, देखेंगे, तो वो 3 रुकनी कमेटी भी बनेगी जो कि बेंच तश्कील देगी। दूसरी बात जो एक और मैं वक्त से फ़ायदा उठा के जो करना चाहूँगा वो ये है कि आपने देखा होगा कि काजी फ़ाइज़ साहब जब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना, स्टे होने के बावजूद वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बने और उन्होंने इम्प्लाइडली उसकी जो
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को अपने ऊपर नाफज कर लिया है, इसीलिए वो ये समझते हैं कि ये बेंचेस जो जिनकी तश्कील की जा रही है वो सही नहीं है या फिर कानूनी है और उस कानून की खिलाफवर्जी है। उससे मुताल्लिक जो फैसला देना है या तो वो दिया जाए, क्लैरिटी लाई जाए, आइदर वेज। अच्छा सर, क्योंकि वक्त की कमी है, मुझे एक चीज़ ज़रूर बता दीजिएगा। यहाँ पर कंक्लूजन में एक बड़ी सख्त लाइन इस्तेमाल की गई कि ये जो सारा का सारा मामला है, इसके ऊपर ऐसा लगता है कि हुकूमत बदनीयती कह लें इसको, या फिर मैं डायरेक्टली लाइन पढ़ देती हूँ कि इसका मकसद था कि इसमें गुड फेथ नज़र नहीं आता। ये जो ऑब्जेक्शन करने के पीछे मफाद का टकराव, आपने ऐसा कहा कि ये आगे जाके बड़ा मुश्किल होगा अदालती नज़ीर के तौर पर अगर इस्तेमाल किया जाता है। सर लेकिन इस तरह अगर मेलिफाइड इंटेंट है फरीक में से किसी की भी, तो वो तो फिर करता जाए, ऑब्जेक्ट करता जाए जजेस के ऊपर, बेंच के ऊपर, वो मामला कहाँ तक सुनेगा? ये तो अदलिया का इस्तेहकाक नहीं होना चाहिए। मेलिफाइड इंटेंशन नापने के लिए आपके पास क्या पैमाना है? क्या वो ऑडियो लीक एलिजिडली मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की खुशदामन की नहीं थी? क्या वो ऑडियो लीक एलिजिडली हमारे प्रेसिडेंट आबद ज़ुबैरी साहब की और साबिक चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही की नहीं थी? मैं तो समझता हूँ, मैं मज़हर अब्बास साहब की बात को सेकंड करता हूँ, और उस वक्त जब ये केस चल रहा था और ये बातें हो रही थी, तो उस वक्त भी मुतअद्दिद दफ़ा मैंने मुख्तलिफ चैनल्स पे ये बात की थी कि ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि क्या ये ऑडियो लीक्स गलत हैं या सही हैं? क्या ये मिस्ट्री हमेशा के लिए रहेगी? क्या ये बात, क्या वो लोग जिनकी आवाज़ें हैं और ये कहते हैं कि हम नहीं थे, क्या वो क्लैरिफाई नहीं करना चाहेंगे? सारी ज़िंदगी एक तलवार लटकती रहेगी कि जनाब ये परवेज़ इलाही साहब की आवाज़ नहीं थी, हालांकि परवेज़ इलाही साहब ने इस बात को एडमिट किया। क्या मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की खुशदामन साहब वाली जो ऑडियो है वो क्लैरिटी नहीं डिमांड करती कि ये क्लियर हो जाए जी नहीं वो नहीं थी, कोई और खातून थी? तो मैं समझता हूँ कि इसमें तो इनको वॉलंटियर होना चाहिए और कहना चाहिए कि हम आगे बढ़ते हैं, आप इसको वेरीफाई करें, इसकी फ्रांसिक करवाएं, और अगर ये गलत हमसे मंसूब की गई है इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, और जिन्होंने ये फिर बनाई है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि फ़ैसले में ये बात जो कही गई है या हुकूमत से मंसूब किया गया है कि ये लोग मुख्तलिफ मामलात या मफाद का टकराव अटका कर तो इस मामले को इल्तवा का शिकार करना चाह रहे हैं, लेकिन दरअसल केस उल्टा है? जी बिल्कुल। मैं देखे, बदनीति हुकूमत की हो सकती है अपने ज़ाती मफाद हासिल करने के लिए या किसी केस की रुकावट करने के लिए, जो बात की गई है वो भी मैं मान लेता हूँ, लेकिन जो हार्ड रियलिटीज़ हैं और वो ये हैं कि ऑडियो 4-5 ऐसी आई हैं जो बड़ी ख़तरनाक हैं, जिसमें केस फिक्सेशन का कहा गया, और उन्हीं जज साहब के पास 2 दिन के बाद वो केस लगा, और फिर उसी बेंच ने वो केस सुओ मोटो लेने के लिए चीफ जस्टिस साहब को केस रेफर कर दिया, और वो था वो डोगर साहब वाला केस जो CPO लाहौर थे, उनका सर्विस मैटर था, और उसी केस के मुतल्लक ये इल्ज़ाम लगा कि मोहतरम आबद ज़ुबैरी साहब चीफ मिनिस्टर साहब को कह रहे हैं कि सर वो केस उनके पास लगा है, उनको भी ये कह दे, तो वो केस लगा भी, फिर वो उसमें सुओ मोटो का जो है वो सिफारिश की गई चीफ जस्टिस साहब को। तो ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं और कड़ी से कड़ी कनेक्ट हो रही है, इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए थी। हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।